हमने देखो एवोल्यूशन में पढ़ा है, डार्विन कह के गए हैं कि देखो एक ना हमारे पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड है, ऐसे नहीं हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है कि यूज़ करते रहो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। जंगल को काट कर घर बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं जंगल को काट कर। अगर कोई ऐसी बीमारी है, जन्म से बीमारी है जिसका पहले पता लग जाए तो भी बेटा उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, बट इसमें से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं इसके अंदर। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, क्या हाल चाल है मेरे निंजास के। वेलकम बैक टू ICSE वाला, वेलकम बैक टू माइंड मैप सीरीज ऑफ बायोलॉजी। सो माइंड मैप सीरीज आज फाइनल अंत पर आ गई है क्योंकि हमारा लास्ट चैप्टर है विच इज़ पॉपुलेशन। आपने अगर स्पेसिमेन पेपर देखा हो तो बेटा स्पेसिमेन पेपर में पॉपुलेशन जो है वो उससे एक ही क्वेश्चन आया, सिर्फ डेमोग्राफी के बारे में पूछा है। ठीक है, तो हम इस माइंड मैप को इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स को करते हुए खत्म कर देंगे, यानी बहुत ही छोटा सा माइंड मैप आपको मिलने वाला है जिसमें आपको थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करना है। तो डेटा आपको लास्ट मिनट पे रिवाइज करना होगा क्योंकि आप इतने लंबे टाइम तक डेटा अपने दिमाग में नहीं रख सकते हो। सो विद टाइम आपको वो डेटा बेसिकली या तो आप रोज याद करो या फिर आप एग्जाम से पहले याद कर सकते हो। ठीक है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है बेटा। ठीक है, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल, वो मैं आपको माइंड मैप ये याद करा दूंगी एंड दिस इज इनफ कि माइंड मैप आपके लिए इनफ होगा फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। जो बच्चे नहीं जानते हैं मुझे, माई नेम इज उपासना एंड आई टीच बायोलॉजी टू ICSE स्टूडेंट्स एज वेल एज CBSE स्टूडेंट्स, बट आई लव ICSE। सो पॉपुलेशन चैप्टर है, स्टार्टिंग होगी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म से। पॉपुलेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसी की भी हो सकती है, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन सिर्फ इंसानों की ही कैलकुलेट की जाती है। क्या आपके घर में कभी जनसंख्या वाले आए हैं? हर 10 साल में एक पॉपुलेशन का रिकॉर्ड कैलकुलेट किया जाता है एंड उसको हम सेंसस बोलते हैं। एवरी 10 years रिकॉर्ड इज नोन एज सेंसस एंड जिसमें पॉपुलेशन को देखा जाता है कि 10 साल बाद कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है। एंड मुबारक हो हम सबको क्योंकि हम अब नंबर 1 हो चुके हैं। किस में? किसी अच्छी चीज़ में नहीं, हम पॉपुलेशन में नंबर 1 हो चुके हैं। ठीक है, एंड चाइना पहले था बट नाउ वी हैव क्रॉस्ड चाइना एंड नाउ वी आर एट नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। नाउ organisms belonging to a particular species inhabiting in a definite area which can reproduce among themselves and produce fertile offspring is called population। तो ये ऊपर वाली डेफिनेशन बेसिकली एक स्पीशीज की डेफिनेशन है। एक स्पीशीज क्या होती है? एक स्पीशीज मतलब ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके और बेटा आपस में जो उनके बच्चे पैदा हो वो भी फर्टाइल हो, वो भी बच्चे कर सके, है ना। सो जैसे डॉग्स के बच्चे होंगे फिर उनके बच्चे होंगे, ह्यूमंस के बच्चे होंगे फिर उनके बच्चे होंगे। तो ह्यूमंस की पॉपुलेशन, डॉग्स की पॉपुलेशन, कैट्स की पॉपुलेशन, इस तरीके से पॉपुलेशन को मेजर किया जाता है। और मैंगो ट्रीज की पॉपुलेशन भी कैलकुलेट की जाती है, प्लांट्स की पॉपुलेशन भी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, आगे आ जाओ। व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? द पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इनहिबिटिंग अ यूनिट एरिया। इसमें थोड़ी सी मैथ्स आ जाती है बस। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। मान लो जिस स्टूडियो में मैं हूँ, इस स्टूडियो के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टूडियोज होंगे। ठीक है, इस स्टूडियो के अंदर अगर 50 फैकल्टीज आ गए तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट की जाएगी कि 50 का मास ले लिया, जगह को कैलकुलेट कर लिया, इतनी इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी मान ली जाएगी। साथ वाले स्टूडियो में मान लो सिर्फ 10 ही फैकल्टीज हैं, स्टूडियो है ही इतना बड़ा बट 10 फैकल्टीज है, तो पॉपुलेशन किसकी ज्यादा हुई? मेरे वाले स्टूडियो की जिसमें 50 फैकल्टीज है और साथ वाले में 10 फैकल्टीज है ना। सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब इंडिया में इतना एकड़ अगर लैंड है तो उसमें कितने लोग भरे हुए हैं, कितने लोग जिंदा है, व्हाट इज द पॉपुलेशन। देन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ और ग्रोथ रेट को पहचानने के लिए आपको इससे पहले 2 टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, विच इज एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ, विच इज बर्थ रेट जिसको हम नेटालिटी भी बोलते हैं। कैसे निकाला जाता है बर्थ रेट? मान लो पिछले 2 साल में 20 नए बच्चों का जन्म हुआ, ज्यादा कम बोल दिया मैंने, है ना। 2 साल में 20 नए बच्चे थोड़ी होंगे। मान लो 20 नए बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है, तो 20 तो नए बच्चे हैं और पुराने कितने थे? 1000। पुराने कितने थे? 1000। 20 नए बच्चे हुए हैं। हमेशा हम जो नए बच्चे हैं उनको ऊपर, जो नए बच्चे पैदा होते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो ओल्ड पॉपुलेशन है उसको हम नीचे लिखते हैं और इसको बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। तो आपके पास कितनी आ जाएगी? बर्थ रेट कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या करना है? इसको हम क्या बोलेंगे? बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ न्यू बर्थ्स
न्यू बर्थ, नए बच्चे पैदा हुए पर 1000 पीपल पर ईयर, पर 1000 पीपल पर ईयर, 1000 लोगों में हर पर 1000 का मतलब क्या होता है कि 1000 लोगों के रेशियो में आपको कैलकुलेट करना है पर 1000 कितने नए नए बच्चे पैदा हुए, तो पर 1000 कितने बच्चे पैदा हुए, ठीक है, पर ईयर एक साल में कितने हुए, सो दैट इज नोन एज बर्थ रेट। डेथ रेट, लोग बूढ़े भी तो होंगे, है ना, डेथ रेट, डेथ मतलब कितने लोग मर गए बेटा, इसको मॉर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं, मोर्टेलिटी, है ना, कितने लोग मर गए, कुछ लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बीमारी से मर जाते हैं, बूढ़े लोग बुढ़ापे से मर जाते हैं बेटा, तो उसमें भी सेम फॉर्मूला है कि मान लो 15 लोगों की डेथ हो गई, डेथ 15 लोगों की डेथ हो गई, सेम फॉर्मूला, कितने लोग थे पर 1000 पीपल मल्टीप्लाई बाय 1000, क्या आएगा 15%, क्या आएगा 15%, तो इसको सेम यहां पर लिख लो, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल पर ईयर, दैट इज द डेथ रेट। अब अगर किसी जगह पर नए बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, डेथ कम हो रही है, तो उसको माइनस कर लो। अब जैसे देखो यहां पर 20% बर्थ रेट है और डेथ है 15%, यानी कि 5% का डिफरेंस है बेटा, 5% जो डिफरेंस है वो हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बताएगा कि यहां पर भाई कितनी ग्रोथ हुई है, 5% ग्रोथ हुई है, ठीक है। ये नेगेटिव, ये कम भी हो सकती है, हो सकता है ये डेथ रेट होती 25% और ये बर्थ रेट रह जाता 20%, तो यहाँ पर ग्रोथ रेट नहीं होता। पढ़ना एक बार ग्रोथ रेट की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम। एक टाइम पीरियड में अगर हम कैलकुलेट करें तो कितने बर्थ हुए हैं, कितने डेथ हुए हैं, दोनों के रेट्स को माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा। अब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में बर्थ रेट गया शू लंबा, डेथ रेट बहुत ही कम था, तभी पॉपुलेशन देखो इतनी बूम पर आ गई है ना। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, पॉपुलेशन का चेंज होना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज द कलेक्शन ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ये आपको पता है पॉपुलेशन की बात हो रही है। अच्छा अब एक बात बताऊं, देयर वाज अ टाइम जब इंडिया की पॉपुलेशन आज जितनी है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन उतनी थी, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन उतनी थी, सोच रहे हो तुम जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन इन 1804। ये पढ़ो, ये फैक्ट्स में मजा ही आ जाएगा तुमको। 1 बिलियन है ना, 1 बिलियन कितना होगा, 100 करोड़ है ना, 1804 में 1 बिलियन पहुंच गई वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 1927 में पहुंच गई 2 बिलियन, ठीक है, फिर 1960 में 3 बिलियन, फिर 1974 में 4 बिलियन, बढ़ती जा रही है। रेट देखो, रेट ऑफ ग्रोथ कैसा है बेटा, ऐसे सीधा, ये पॉपुलेशन, यहां टाइम है ना, यहां ईयर लगा लो, यहां पॉपुलेशन लगा लो, तो अगर एक ग्राफ बनाए तो बेसिकली पॉपुलेशन 100 से 4 पहुंच गई है ना, 100 करोड़ से 4 करोड़ पहुंच गई। और सीधा देखो 1974, फिर उसके बाद 1987, कितने साल हुए, 7 8 7 और 6 13 साल, 13 साल में 100 करोड़ लोग बढ़ गए, 400 करोड़ से 500 करोड़ हो गया, तो कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो बात होगी, कुछ तो ऐसा चेंज आया होगा कि इतना ड्रास्टिक चेंज इंक्रीज हो गया, इतना ड्रास्टिक चेंज हो गया, इतना ग्राफ बढ़ गया पॉपुलेशन का। 12 अक्टूबर को तो हद ही हो गई, 1999 में 6 बिलियन पार हो चुका था, यानी कि अगले 13 साल में फिर से, अगले 12-13 साल में फिर से पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, ठीक है। हमारा ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट्स में आंसर करना है कि हमारा जो 6 बिलियंथ पर्सन था, 600 करोड़वा जो बंदा था, वो उसका नाम क्या था, पैदा कहाँ हुआ था, वो यूगोस्लाविया के अंदर। यूएन के हिसाब से वर्ल्ड पॉपुलेशन 30 अक्टूबर 2011 में, 31 अक्टूबर 2011 में 7 बिलियन पहुंच चुकी थी, जिसमें से सबसे ज्यादा योगदान तो इंडिया का रहा होगा बेटा, है ना। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन विल रीच 10 बिलियन अराउंड द ईयर 2050। अब कमेंट्स में एक तो तुमको इस बंदे का नाम लिखना है कि 600 करोड़ पे कौन था, 600 करोड़वा नंबर होगा ना, तो वो किसको दिया है ना, इसको अवार्ड दिया होगा कि मुबारक हो आप 600 करोड़ वाले हो, आपका ये नंबर है रैंकिंग में। और अब आपको ये बताना है, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट वर्ल्ड पॉपुलेशन विल रीच 10 बिलियन अराउंड द ईयर 2050। यू हैव टू टेल मी द करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कमेंट्स में करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बिलियंस में लिखना, ठीक है, जान के पूछ रही हूं, करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ताकि तुम देख सको कि हमारा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा योगदान तो है ही, है ना, पॉपुलेशन के नाम पे, बट
कितना है अभी करंट पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है। With the present trend of population growth, India will overtake China. हा 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 ओवरटेक हो चुका है। हा हा 2025 नहीं बेटा, पहले ही हो चुका था, पहले ही हम कर चुके हैं ये काम। आगे आ जाओ, डेमोग्राफी, यहां से क्वेश्चन आया है तो डेमोग्राफी इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफी एक पढ़ाई को बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं पॉपुलेशन के ऊपर, है ना, रिसोर्सेज के ऊपर बातें कर रहे हैं। सो बेटा वो जो अपनी रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन्होंने एक टर्म निकाली डेमोग्राफी। ये एक साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल स्टडी है, यानी कि इसके अंदर स्टैट्स आ जाते हैं, इसमें आपको कैलकुलेशन करना होता है ह्यूमन पॉपुलेशन का, और ये 3 चीजों पर डील करता है: कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेस, एंड बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोला कि पॉपुलेशन कितनी है एक जगह पर, फिर उसके बाद एक जगह के हिसाब से कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अच्छा, पॉपुलेशन एक तो बर्थ रेट और डेथ रेट पर डिपेंड करती है, बर्थ रेट और डेथ रेट पर डिपेंड करती है। दूसरा बेटा, अगर आप किसी की पॉपुलेशन, इस कमरे में मान लो 100 लोग रहते हैं, परिवार है, अलग अलग जगह पर बटे हुए हैं, तो मान लो जस्ट इमेजिन, है ना, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरे कमरे से छोड़कर यहाँ पर आएंगे, कहेंगे यार यहाँ तो एसी है, तो लाइटें बढ़िया है, हम एक काम करते हैं यहीं पर रहकर यहीं पर सेटल हो जाते हैं, इसी कमरे में आएंगे। कुछ लोग होंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे बेटा, वो कहेंगे कि ये कमरा ना छोटा है, हमें थोड़े बड़े कमरे में शिफ्ट होना है। इमेजिन, कमरा नहीं है यहाँ पर, लोकेशन की बात हो रही है। सो जो लोग इस कमरे को छोड़कर चले जाएंगे, एग्जिट कर गए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एमिग्रेशन। एमिग्रेशन पढ़ा है ना तुमने, बर्ड्स वगैरह करती है ना ये एमिग्रेशन। कुछ रशिया की बर्ड्स होती है बेटा, साइबेरियन बर्ड्स, वो ठंड में, वहाँ पर ठंड नहीं झेल पाती, बहुत ठंड होती है वहाँ पर, फिर वो हमारे इंडिया के राजस्थान में आ जाती हैं, है ना, तो वहाँ से एमिग्रेट कर गई, पर हमारे इंडिया में आ गई ना, तो जो आई हैं उनको हम बोलेंगे इमिग्रेशन। साथ वाले कमरे वाले लोग हमारे कमरे में आए ना, इमिग्रेट कर गए, यहाँ से बाहर निकले ना, एग्जिट कर गए, एमिग्रेशन। तो पॉपुलेशन इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कितने बच्चे जन्मे, कितनों की डेथ हो गई, मान लो 10 साल में कितने नए लोगों का जन्म हुआ, कितने लोग मर गए, फिर उसके बाद कितने लोग हमारे देश को छोड़कर जा चुके हैं या हमारे शहर को छोड़कर जा चुके हैं, और कितने लोग हमारे शहर में आकर बस चुके हैं। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि डेमोग्राफी के अंदर भी आएंगे, क्योंकि आप पॉपुलेशन को मेजर कर रहे हो और आप जगह के हिसाब से पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो या फिर कैलकुलेट कर रहे हो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब फटना, पॉपुलेशन फट गई, पॉपुलेशन का नंबर फट गया, पॉपुलेशन का अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय में अगर ये होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और तुम खुद बताओ यार, खुद ही दिमाग लगाओ, ये कब हुआ होगा बेटा? ये तब होगा जब बर्थ रेट तो बहुत ज्यादा है और डेथ रेट कम है। अब बर्थ रेट ज्यादा होने का क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है, सोचो तुम। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द फीडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरनमेंट फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज अंडर अ सेट ऑफ कंडीशन। हमने देखो एवोल्यूशन में पढ़ा है, डार्विन कह के गए हैं कि देखो एक ना हमारे पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड है, ऐसे नहीं हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है कि यूज करते रहो कभी खत्म ही नहीं होंगे। ऐसा होता तो बेटा सारे फिर बच्चे बच्चे करते रहते, भर जाता हमारा अर्थ, है ना। स्पेस की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, सारी फैसिलिटीज है, तुम कर लो यूज। तुम्हें बोला जाता है पानी बचाओ, क्यों बोला जाता है? पानी लिमिटेड है। अगर पानी बहुत ज्यादा होता, वैसे ओशंस वगैरह में बहुत सारा पानी है, बट वो फ्रेश वाटर नहीं है, वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है, वो खारा पानी है, वो जहरीला पानी है। फ्रेश वाटर कम है बेटा, है ना। नदी वगैरह में, लेक्स, पॉन्ड्स में जो वाटर है दैट इज वेरी लेस, है ना, इसलिए हमें पानी को सेव करने की जरूरत है। बट मान लो समुद्र में भी फ्रेश वाटर होता, है ना, तो फिर हमें बोला ही नहीं जाता कि तुम पानी सेव करो, मस्त पानी यूज करो, वेस्ट करो, टूटी खोल कर रखो, है ना, ऐसे बोला जाता। बट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसीलिए रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है एक पॉपुलेशन। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है भाई, अब इस कमरे में तुम 200-300 लोग तो नहीं बिठा सकते ना, उनका खाना भी करना है, उनको पानी भी देना है, उनको सारी फैसिलिटी भी आनी चाहिए बेटा, कितना कंजस्टेड हो जाएगा, हमें तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कैरिंग कैपेसिटी मतलब इस कमरे की कैपेसिटी कितनी है। अगर इस कमरे में तुमको सारे लोगों को सुलाना है तो भाई 2-3 लोग आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, 100 लोग तो नहीं आ सकते, 200 लोग तो नहीं आ सकते, खड़े खड़े रह जाएंगे फिर वो पूरे जीवन में, है ना। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। फीडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरनमेंट की, एक एनवायरनमेंट उस एरिया में कितना दे सकती है। अगर एक जंगल है, एक जंगल का छोटा सा हिस्सा है जहां पर घास उग रही है, तो वहां पर कुछ ही रैबिट्स और कुछ ही डियर आकर सर्वाइव कर सकते हैं। सारे के सारे हर्बीवोर जानवर उसी जगह आ गए तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। तो दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी कि एक जंगल में, एक सिटी में कितने लोग एक्यूमुलेट हो सकते हैं, ठीक है।
ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ, व्हाट आर द फैक्टर्स बेटा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। पहले वर्ल्ड का पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड में भैया इतनी डबल डबल हर 10 साल में 13 साल में 100 करोड़ लोग बढ़ रहे थे, तो ऐसा कैसे हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेटा, टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ गई, लोगों को फैसिलिटीज इतनी मिलने लग गई, ठीक है। उसके बाद है न्यू डिस्कवरीज इन मेडिकल साइंसेज, इसका तो बहुत ही बड़ा योगदान है। बच्चे, पहला क्या होता था, पहले जितने जैसे बहुत सारे बच्चे पैदा हुआ थे, कोशिश की जाती थी करने की, बट सारे के सारे बच्चे सरवाइव नहीं करते थे, 3 या 4 ही बचते थे, ठीक है। ऐसे तुमने देखा होगा नेचर में होता है, बहुत सारे अगर डॉग्स होते हैं, डॉग्स के बच्चे होते हैं, पपीज होते हैं, तो सारे के सारे नहीं बचते हैं, है ना, मर जाते हैं कुछ। सो सेम यूज्ड टू हैपन विद ह्यूमन पॉपुलेशन ऑल्सो। मेडिकल सर्विसेज इतनी थी नहीं, तो बहुत ज्यादा स्टिल बर्थ होती थी, मरे हुए बच्चे पैदा होते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, तो मम्मी का ध्यान रखा जाता है जो कि प्रेग्नेंट है, और फिर उनके बच्चे को केयर मिलती है, तो वहां पर एक सर्वाइवल आ गया। उसके बाद अगर लोग 60 70 80 की उम्र में जाकर कोई बीमार हो गया बहुत ज्यादा, तो पहले जब मेडिकल साइंस नहीं थी तो बेटा बीमारी से मर जाते थे। अब हमारे पास तरीके हैं बूढ़े लोगों को बचाने के, है ना, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करने के। तो मेडिकल साइंसेज का बहुत बड़ा फायदा हुआ कि हमने स्टिल बर्थ को रोका, बर्थ रेट को इंक्रीज करा और डेथ रेट को कम करा, क्योंकि हम बूढ़े लोगों को बचा रहे थे, ठीक है। सो मेडिकल साइंसेज का बहुत फायदा हुआ। देन टॉक्ड अबाउट टूल मेकिंग, टूल मेकिंग, टूल मेकिंग, एक ग्राफ दिया हुआ है बुक के अंदर, उस ग्राफ को अगर आप देखोगे तो टूल मेकिंग वाज द फर्स्ट फायदा, है ना। उसके बाद एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, तो लोग भूखे नहीं मरे, सबको खाना मिला। उसके बाद साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दवाइयां आ गई, दवाइयां, तो दवाइयों से लोग ठीक रहने लगे, लोगों को नॉलेज बढ़ने लगी, लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखने लगे, लोग बेटर होने लगे। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन पर, वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमारे इंडिया में क्या है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। इलिटरेसी, लोगों को नहीं पता। जैसे तुमने गांव में देखा होगा तो बहुत सारे बच्चे कर दिए जाते हैं और उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता। सो इलिटरेसी यानी कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं है और उनको कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता कि इतने सारे बच्चे होंगे तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस उनको होगा। देन इट इज ऑल्सो अ बर्डन ऑन द जगह पर भी। आप इतने सारे बच्चे कर रहे हो और छोटे से घर में रह रहे हो तो वो कोई फायदा नहीं है। ट्रेडिशनल बिलीव्स भी यही होता है कि पुराने, ट्रेडिशनल मतलब रिचुअल्स, बिलीव्स कि भाई 4-5 बच्चे तो होने ही चाहिए, कम से कम इतने बच्चे तो होने ही चाहिए। कि कोई बच्चा मर गया है ना, 2-3 उस टाइम पे मर भी जाते थे, तो वो पहले से ही चला आ रहा था कि अगर आपको अपनी नाम, अपना जो भी आप रिलीजन से हो या जो भी आप अपना सरनेम है आपका, अगर आपको उसको आगे बढ़ाना है, क्या बोलते हैं उसको, आई कैन नॉट रिकॉल द वर्ड, तो अगर आपको अपनी विरासत आगे बढ़ानी है तो आपको बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट, कम हो गया डेथ रेट, है ना। फिर इकोनॉमिक रीजंस क्या होते हैं, इकोनॉमिक रीजंस में क्या आया कि लोग अगर फाइनेंशियली थोड़े ज़्यादा सेटल हो रहे हैं, है ना, सो लोगों को क्या होता है, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से बेसिकली पीपल हु आर इलिटरेट दे डोंट नो दैट हाउ टू टैकल द इकोनॉमिक्स, है ना। सो उनके बहुत ज्यादा बच्चे होने लग गए। तो इकोनॉमिक रीजंस जहां भी आ जाए, मतलब फाइनेंशियल रीजंस की बात हो रही है। रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स, अगेन यहाँ पर रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स मतलब सबके रिलीजन में कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन एंड ऑल, बट रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स में क्या होता है कि वी आर हैविंग किड्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ किड्स, है ना। चाइना में देखो, चाइना में अब पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे हुई, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक रूल बना दिया, उसमें कोई रिलीजन वगैरह कुछ नहीं करा, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि 2 अगर कपल है तो उनका एक ही बच्चा होगा, 1 चाइल्ड पॉलिसी। और ऐसा नहीं है कि जेल हो जाती थी जिसका दूसरा बच्चा होगा, बेटा 1 चाइल्ड वाले को पर्क्स बहुत ज़्यादा मिलते थे, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती थी, है ना, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती थी, अलग अलग स्कीम्स निकाली गई थी। ऐसा हमारे इंडिया में नहीं होता है। आगे आ जाओ, डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड के डिज़ायर में देखो पहले क्या होता है कि एक बेटी हुई, अब आज के टाइम पर एक बेटी होती है तो लोग शांत हो जाते हैं क्योंकि डिफरेंस नहीं है मेल और फीमेल में। बट पहले ऐसा होता था, पहली बेटी, ओहो बेटी हो गई, फिर दूसरा चाइल्ड करने की कोशिश करी, दूसरी भी बेटी हो गई, फिर एक और चाइल्ड करने की कोशिश करी, तीसरी भी बेटी हो गई। तो उनका जो एक मेल बच्चा की इच्छा है वो पूरी करते करते उनके 3-4-5 बच्चे हो जाते थे, है ना। सो बेटा डिजायर फॉर मेल चाइल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जो कि पॉपुलेशन को इंक्रीज कर चुका है। लैक ऑफ रिक्रिएशन, so these are some of the factors which are responsible for the population explosion in India. Now rising population pressure on natural resources. अच्छा चलो population बढ़ गई, अब क्या, ठीक है भाई कमा लेंगे यार, कर लेंगे, कमा के खिला देंगे बच्चों को, है ना, रोटी तो खानी खिला देंगे, ऐसा सोचते हैं ना कुछ लोग।
आप सिर्फ अपने इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं ला रहे हो अपनी फैमिली में, साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। जैसे कि लिमिटेड फूड हो जाएगा, है ना, लिमिटेड फूड हो जाएगा, वाटर लिमिटेड हो जाएगा, देन लैंड इज ऑल्सो लिमिटेड। अब लैंड सिर्फ यहाँ पर जितने ज़्यादा लैंड होंगे, तुमने देखा है आजकल अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, लैंड के अंदर अर्बनाइजेशन आ जाता है। मतलब अर्बनाइजेशन मतलब शहर में लोग सेटल हो रहे हैं, तो जितना लोग शहर में सेटल हो रहे हैं, तुमको वहाँ पर गांव नहीं दिखेंगे, फ्री स्पेसेस नहीं दिखेंगे, वहाँ पर आपको हर जगह हाई राइज बिल्डिंग्स दिखेंगी। एंड हाई राइज बिल्डिंग्स में भी लोग कैसे रह रहे हैं बेटा, फ्लोर वाइज लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, राइट। सो अगर हमारे पास इतने फ्लोर्स ही नहीं होते तो वो सारे लोगों को अपनी अपनी एक ज़मीन लेनी पड़ती, तो उस टाइम पर हमें लैंड की कमी पड़ जाती। यस, तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जितना ज़्यादा हम मॉडर्न अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उतना हम लैंड को यूज कर रहे हैं, जंगल को काट कर घर बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी सोसाइटीज बनाई जा रही हैं जंगल को काट कर, है ना। सो लैंड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब हमारे पास फॉरेस्ट कम हो गए, फॉरेस्ट कम होने को क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो हमारे नेचर को हार्म हो रहा है एक तरीके से। फॉरेस्ट में लिख सकते हैं पॉइंट डिफॉरेस्टेशन। बेटा सारे पेड़ों को काट कर ही तो हम जगह ले रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, लैंड बना रहे हैं। फिर पेड़ों को काट कर, जंगल को हटा कर ही वहां पर हम खेती कर रहे हैं, ताकि हम वहां पर अनाज उगा सके और लोगों का पेट भर सके। उसके बाद फॉरेस्ट के ही पेड़ों को काटकर, मतलब फॉरेस्ट से हम बहुत सारे रिसोर्सेज लेते हैं, वो सारे रिसोर्सेज का यूज अल्टीमेटली बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। देन अगर एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर कोल पेट्रोलियम की बात होती है, तो कोल पेट्रोलियम तो ऑलरेडी काफी ज्यादा खत्म हो चुके हैं, खत्म होने की कगार पर है ना। सो हमें नेचुरल रिसोर्सेज पर आना पड़ रहा है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज पर आना पड़ रहा है, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि रिन्यू हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी। आज के टाइम पर क्या आ गई है बेटा, इलेक्ट्रिक कार्स, पेट्रोल की कार अब कम हो गई है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। या फिर बोला जाता है कि सीएनजी इस्तेमाल करो, सस्ती भी पड़ती है, नेचर को भी नुकसान नहीं देती। देन मिनरल्स, मिनरल्स का भी एक्सेसिव यूज हो गया है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। समझ रहे हो ना, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिमांड। देन नाउ इज 1 सेकेंड, दिस वी हैव डन, ये हो चुका है। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर अडॉप्टिंग कंट्रोल मेजर्स, हमें क्यों नए नए मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। पहला, डिक्रीजिंग ओपन स्पेसेस, खुले एरिया कम हो चुके हैं, हर जगह बिल्डिंग 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 ही दिखती है। फॉरेस्ट श्रिंक हो रहा है, बहुत सही बात है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉजिंग एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इसकी वजह से बढ़ रहा है। रैपिड एंड इंटेंस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी कम हो गया है और बाकी रिसोर्सेज कम हो गए हैं। और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज अ हेल्थ हैजार्ड, है ना, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इज अ हेल्थ हैजार्ड, जिसकी वजह से आपको पता ही है अभी पॉल्यूशन वाला केस, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि बहुत सारे लोग हैं एक ही जगह पर, और पॉल्यूशन बढ़ने का कॉज भी कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो सकती है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ टर्निंग इनटू अ हैजार्ड, ठीक है। पॉपुलेशन इन इंडिया, दिस वी हैव डन, द ट्रेंड ऑफ इंडिया, ये बेटा एक ट्रेंड दिया हुआ है, अगेन मैं बोल रही हूँ ये डेटा है, जस्ट रीड इट 1 डे बिफोर एग्जाम, यू डोंट हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरी सिंगल लाइन, जस्ट रीड इट 1 डे बिफोर एग्जाम ताकि आपको डेटा लर्न हो जाए, ठीक है। माइंड मैप सीरीज है इसलिए मैं थोड़ा मजबूर हूँ कि मैं इसको ज़्यादा खींच नहीं सकती हूँ, मैं इस चैप्टर को बहुत ही क्रिस्प तरीके से जल्दी से इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स में कराना चाहती हूँ। यहाँ पर देखो, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा रही हूँ इन चीज़ों पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जा सकते हैं। नाउ क्या करें पॉपुलेशन को कम करने के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन लेकर आओ। जो बर्थ हो रहा है नए नए इन्फेंट्स का, और वो लोग स्पेशली जो नहीं जानते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, उनके अंदर अवेयरनेस फैलानी चाहिए, स्पेशली गांव में इन लोगों को बताना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। हार्मोनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या होते हैं बेटा, जिसमें फीमेल्स पिल लेती हैं, या तो देयर आर ओरल पिल्स, दवाइयाँ हैं जिसमें हॉर्मोन्स हैं, या फिर बेटा देयर आर वेजाइनल पिल्स। तो आपने रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ा है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आपको पता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन्स होते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए। जैसे ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कम होती है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, तब एक फॉलिकल फिर से डेवलप होना स्टार्ट होता है। हम रोज अगर ये पिल्स लें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन्ड रहेगी
और कभी भी कम नहीं होगी, है ना। या फिर अगर एंडोमेट्रियम, बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन अमाउंट कम नहीं होगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन कम नहीं होगा तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को पता नहीं चलेगा कि फिर से फॉलिकल बनाना है, तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को पागल बनाते हैं बेसिकली आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन लेकर, बाहर से दवाइयों की फॉर्म में प्रोजेस्टेरॉन लेकर, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड को लगता है कि देखो बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन है तो प्रेगनेंसी हो गई है, बट एक्चुअली प्रेगनेंसी नहीं हुई है, पिल्स की फॉर्म में इसको लिया जा रहा है। वेजाइनल पिल्स भी डाली जाती है। बैरियर मेथड्स क्या होते हैं बेटा? These are sheath like coverings. देखो फर्टिलाइजेशन कब होगी? फर्टिलाइजेशन तब होगी जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में मतलब फ्यूज करेंगे, मिक्स होंगे। तो मेल गैमीट इज इन द सीमेन, राइट। स्पर्म्स किस में होते हैं? सीमेन के अंदर होते हैं। और फीमेल गैमीट इज इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। अगर हम दोनों की फर्टिलाइजेशन को रोक दें तो कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर एट द टाइम ऑफ कॉप्यूलेशन वी यूज सर्टेन मेथड्स व्हिच आर नोन एज बैरियर मेथड्स। फॉर एग्जांपल देयर इज कॉन्डम बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, है ना। कॉन्डम्स आर देयर, फीमेल्स के लिए भी आते हैं, मेल्स के लिए भी आते हैं। देन फॉर फीमेल्स देयर इज डायाफ्राम फॉर फीमेल्स, ठीक है। देन देयर आर वॉल्ट कैप्स, these are again for females, है ना। so these are certain methods, barrier methods, जो कि penis को कवर कर सकता है या फिर vaginal opening को कवर कर सकता है, so that sperms do not mix with the vagina or the fluids don't mix, ठीक है। this is the only method जो sexually transmitted diseases से बचाता है, protects from STD। क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होते हैं वो या तो ब्लड मिक्सिंग से या एट द टाइम ऑफ कॉप्यूलेशन फ्लूइड के मिक्स से होते हैं। सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड जब मिक्स होता है तो एक मेल का मेल फीमेल का डिसीज एक दूसरे को हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। बट क्योंकि अब हमने ऑर्गन्स को ही कवर कर दिया तो फ्लूइड की मिक्सिंग नहीं होगी एंड STD से भी बच जाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं होगी। देन देयर इज दिस इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, ओनली फीमेल्स कैन यूज इट। ये एक ऐसा डिवाइस होता है बेटा जो यूटेरस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, यूटेरस के अंदर प्लेस करते, ठीक है। दिस इज कॉपर टी, यूटेरस के अंदर इसको प्लेस कर दिया जाता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। ये कॉपर आयंस रिलीज करता है, स्पर्म को किल कर देता है, यहाँ पर रास्ता बंद कर देता है, फैगोसाइटोसिस करा देता है। फिर सर्जिकल मेथड्स पे आ जाओ, दिस इज अगेन मोर इंपॉर्टेंट देन अदर ऑप्शंस, है ना। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्जिकल मेथड है। एक तो ये परमानेंट है, इसके रिवर्सिबल चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मेल्स के अंदर इसको वैसेक्टॉमी बोलते हैं, वैसेक्टॉमी, क्योंकि वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। टेस्टिस से ऊपर जो डक्ट जा रही है इसको वास डिफरेंस बोलते हैं। वास डिफरेंस को कट कर दिया जाएगा, टाई कर दिया जाएगा, स्पर्म्स जो है वो बनेंगे बट आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। तो वैसेक्टॉमी मतलब एक ऐसी सर्जरी जिसमें वास डिफरेंस को कट कर दो, इसको हिंदी में नसबंदी भी बोलते हैं। फिर आ जाओ ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में होती है बेटा और इसमें फैलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है। तो याद रखना ट्यूबेक्टॉमी ट्यूब से है और वैसेक्टॉमी में वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक। नो वन मोर टॉपिक इज देयर। एमटीपी क्या होता है? एबॉर्शन विच इज ऑल्सो नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डॉक्टर ने बोला कि बच्चा जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कोई कपल है जो बच्चा नहीं चाहते, पहले तो डॉक्टर की एडवाइस लेंगे और डॉक्टर बोलता है इफ इट इज ओके देन दे कैन गो फॉर एमटीपी, ठीक है। और अगर मदर की हेल्थ को खतरा है या फिर बच्चे की हेल्थ को खतरा है तो भी एमटीपी कुछ केसेस में कर दिया जाता है। अगर कोई ऐसी बीमारी है, जन्म से बीमारी है जिसका पहले पता लग जाए तो भी बेटा उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। बट इसमें से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं इसके अंदर एंड डॉक्टर्स का बहुत बड़ा से होता है एमटीपी के अंदर। कोई भी जाकर ऐसे एमटीपी नहीं करा सकता है। अगर हम फैमिली वेलफेयर की बात करें, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फैमिली वेलफेयर, नाउ दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम जो कि हेल्प कर रहा है फैमिली वेलफेयर अवेयरनेस में। इसका सिंबल क्या है? उल्टा लाल रंग का ट्राइंगल, रेड इन्वर्टेड ट्राइंगल इज द सिंबल। दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये 3 चीजों पर फोकस करता है, 3 चीजों पर अवेयरनेस क्रिएट करता है। छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। और जो परिवार है वो अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो उनकी। देन केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड मदर, जो बच्चे हैं उनको पूरा न्यूट्रिशन मिले,
खाना मिले, डाइट पूरी हो उनकी, पानी की साफ पानी मिले, साफ पानी भी नहीं मिलता लोगों को। तो पूरा छोटी फैमिली है ना, बच्चे ज़्यादा ना हो, फिर फैमिली की केयर हर तरीके से, न्यूट्रिशनल केयर और जो भी डेफिशिएंसी डिसीजेस होते हैं उससे बचे रहे, और बच्चे और माँ दोनों की केयर हो, प्रेग्नेंट मदर की भी केयर हो। ठीक है, सो दैट्स इट। ये हमारा माइंड मैप था, खत्म हो गया है। ठीक है, ये माइंड मैप है। आई होप इट हेल्प्ड यू, एंड इसके अंदर आपने जितनी भी चीज़ें सीखी वो सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थे। फिर हम वन शॉट्स लाएंगे और इसको डिटेल में करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।